संसार पूजता है तुमको तिलक रोली फूलों के हारों से, मैं तुम्हें पूजता आया हूँ बापू अब तक अंगारों से। क्या बात है। तो मैं तो आग की तरह ही आपको की पूजा करता हूँ, ओजस्विता जिसमें हो, जिसमें ऊर्जा हो, जिसमें वीरत्व हो, मैं तो उस तरह का व्यक्ति हूँ और उसी तरह से आपको पूजनीय मानता हूँ। सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। ये पंक्ति जिन्होंने लिखी है, आज हम उनके घर पर उनके परिवार के बीच प्रणाम भारत की टीम पहुंची है। आज रामधारी सिंह दिनकर, जिन्हें राष्ट्र कवि भी कहा जाता है, उनके पोते हमारे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत है प्रणाम भारत की तरफ से सर आपका। पहले तो सर रामधारी सिंह दिनकर एक राष्ट्र कवि कहे जाने वाले सर, आप उनके पोते हुए, सबसे पहले तो हम चाहेंगे थोड़ा सा अपने बारे में बताइए। मैं राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी के जो दिवंगत पुत्र, बहुत अल्पकाल में दिवंगत हो गए थे, स्वर्गीय राम सेवक सिंह जी, और पहले व्याख्याता थे मुजफ्फरपुर में रामदयालु सिंह कॉलेज में, हिंदी के थे व्याख्याता। तो मैं उनका पुत्र हूँ। मेरी 4 बहनें हैं और 2 पुत्र हुए दिनकर जी के, इसमें राम सेवक जी बड़े थे और केदार जी छोटे पुत्र थे। 2 बेटियां विनीता और विभा शर्मा। तो विनीता जी की शादी यहाँ हुई थी पूर्णिया, और विभा जी का विवाह पटना में ही हुआ था। तो उनके पति व्याख्याता थे बीएन कॉलेज में, सोशियोलॉजी पढ़ाते थे। तो ये तो फिर हम लोग 4 बहनें मेरी हैं, जिनमें मेरा चौथा नंबर है। बड़ी कल्याणी जी हैं, उसके बाद पूर्णिमा है जो कनाडा में है। बड़ी कल्याणी जी जो हैं वो लुधियाने में है। तीसरे नंबर की रीता जी हैं, वो स्कूल में शिक्षिका हैं, गवर्नमेंट स्कूल में थी, अब अवकाश प्राप्त हैं। और छोटी बहन पद्मा है जो दिल्ली में रहती है जी। तो ये 4 बहनें हैं। ये हम लोग का एक छोटा संसार। छोटा सर, मतलब रामधारी सिंह दिनकर जी के 2 बेटे थे, फिर आप लोग 4 हैं। हाँ। तो आप छोटे वाले के बड़े वाले के आप एक ही पुत्र हैं। पुत्र एक ही हैं, 4 बहनें। 4 बहनें हैं। ये तो चलिए उनके परिवार की बात होगी। सर, हम रामधारी सिंह दिनकर जी के बारे में जानना चाहेंगे, उनका पहले का जीवन, जैसे कि वो बताते होंगे कि उनका बचपन कैसा रहा, किस तरह का रहा, कैसे रहते थे, उनका रहन सहन। आप लोग जानती हैं कि सिमरिया में उनका जन्म हुआ था जी। तो सिमरिया एक मतलब कह सकते हैं कि बहुत समृद्ध गांव नहीं है, गरीब गुरबा लोगों का गांव था पहले, और कुछ जमींदार लोग भी आसपास के इलाके में रहे। राजा चंद्रचूड़ रहे, नाव कोठी वगैरह वगैरह, बेगूसराय जिला में। तो बेगूसराय में सिमरिया में उनका जन्म 23 सितंबर 1908 ईस्वी को हुआ। उनके पिताजी का नाम बाबू रवि सिंह था और मझोले हैसियत के किसान थे। वो मध्यम वर्गीय परिवार, एक मध्यम वर्गीय या निम्न मध्यम वर्गीय परिवार कह सकते हैं, जो भी कहें। और उनके 3 पुत्र हुए। बड़े वाले बाबू वसंत सिंह थे, उसके बाद रामधारी सिंह दिनकर हुए, और तीसरे सत्यनारायण जी हुए। तो इसके पीछे भी एक कथा है कि रामधारी सिंह दिनकर जी, तो दिनकर नाम कैसे पड़ा। अच्छा, दिनकर नाम बाद में पड़ा। अच्छा। जब वो लिखने लगे और तो युवक में और कई समय की पत्र पत्रिकाएं जो थी उसमें लिख रहे थे, तो छद नाम से कविताएं लिखनी पड़ती थी क्योंकि सरकार के खिलाफ लिखते थे, और सब रजिस्ट्रार थे, सरकारी नौकरी में थे। तो एक मेरे ख्याल से प्रकाश नाम की पत्रिका थी, तो उन्होंने कहा कि प्रकाश में मुख्यतः उनकी रचनाएं छपती थी, प्रकाशित हो रही थी। तो उनके दिमाग में आया कि प्रकाश को प्रकाश कौन दे रहा है, तो मैं दे रहा हूँ।
तो मैं दे रहा हूँ, तो मैं अपना नाम उपनाम दिनकर क्यों ना रखूं? अच्छा, तो प्रकाश को प्रकाशित करने वाला जो है वो दिनकर। दिनकर है। इस तरह उन्होंने अपना उपनाम दिनकर रख लिया, और केवल इस वजह से कि सरकार के नज़र में वो ना आए। उस समय में बड़ा मुश्किल था कि सरकार के खिलाफ में लिखना, या तो आप नौकरी कर सकते थे या फिर उससे आपको त्यागपत्र देना पड़ता या आपको बर्खास्त कर दिया जाता, ऐसा कुछ था वातावरण। अच्छा, ये दिनकर जी बताते थे। हाँ। और एक और बात, जैसे कि उन्हें स्वतंत्रता सेनानियों में भी गिना जाता है, एक देशभक्त के रूप में भी वो जाने गए। बचपन में उनकी शिक्षा दीक्षा कैसी रही, क्योंकि उस समय तो बहुत मुश्किल होता था इतने उच्च शिक्षा प्राप्त करना। वो शिक्षा कठिनाई में हुई, क्योंकि वो वहाँ से मोकामा हाई स्कूल पढ़ने जाते थे, और वो करीब, मुझे बिल्कुल सही तो याद नहीं है, लेकिन 9 कोस या 10 कोस पड़ता था, पैदल जाना पड़ता था, 10 को। और गंगा नदी पार करके जाना पड़ता था। कई बार वो दूसरे सत्र की जो उनकी कक्षाएं थी वो इसलिए नहीं कर पाते थे कि ऐसे तो सुबह उठ के 5 बजे निकल गए तो पहुंच गए, लेकिन लौटने में विलम्ब हो जाएगा और स्टीमर नहीं मिलेगा, एक खास समय ही स्टीमर होता था, तो बाद की कक्षाएं उन्हें छोड़ देनी पड़ती थी। उस समय स्टीमर होता था? स्टीमर था। अच्छा। स्टीमर और या नाव जो भी हो, नाव। नाव भी, स्टीमर भी था मेरे ख्याल से, शायद चलता था। अच्छा, तो वो इसी से जाते आते थे। अच्छा, उनका खान पान की अगर हम बात करें तो कोई विशेष चीज ऐसा था जो उनको बहुत पसंद हो, वो बताए, कभी इसका जिक्र किया उन्होंने? वैसे वो तो खाना पीना तो सादगी भरा ही खाते थे, चावल दाल रोटी सब्जी ये, लेकिन कुछ पकवान ऐसे ज़रूर थे जो उनको बहुत पसंद थे। अच्छा। और वो खासकर छठ में बनने वाले पकवान, जो आप ठेकुआ कहते हैं जिसको, अच्छा, ठेकुआ उन्हें पसंद। या होली में पुआ वगैरह जो बनता है। मीठी चीजें उन्हें। मीठी चीज़ें तो इस तरह पसंद थी कि जलेबी उनको डॉक्टर ने मना कर दिया था, मधुमेह के रोगी थे, फिर भी वो डॉक्टर की बात को ऐसी तैसी करके जलेबी खा लेते थे, कहते थे मारो डॉक्टर उनको बोलते थे, मुझे जो पसंद है मैं वो खाऊंगा। मतलब डॉक्टर की नहीं माना। हाँ। अच्छा, ये तो उनके खान पान की बात हुई। रहन सहन की बात करें तो उनकी जो पत्नी, आपकी जो दादी जी, उनके बारे में थोड़ा सा बताइए। मेरी दादी जी एक मध्यम वर्गीय परिवार की महिला थी, बहुत ही भली सीधी सादी, और जैसा कि मध्यम वर्गीय परिवार में आमतौर पर गृहस्थ महिलाएं होती हैं, उस तरह से उनका सादगी भरा जीवन था। उनको बहुत शौक नहीं था किसी चीज़ का। अच्छा। ऐसा नहीं था कि उनको किसी चीज़ का बहुत शौक हो, लेकिन वो डेडिकेटेड थी अपने परिवार के लिए, समर्पण बहुत बड़ा था उनका। और उनका घर टबका था, समस्तीपुर में एक बस्ती है टबका, अच्छा। तो टबका की रहने वाली थी, और सादगी भरा, श्यामवती देवी उनका नाम था। सादगी भरा जीवन था उनका, और बाबा ने अपने भतीजों को पढ़ाया लिखाया, 6 भतीजियों का विवाह किया, तो ये सारा कुछ जो वो करते रहे परिवार के लिए या अन्य परिवारजनों के लिए जो हमारे परिवार से जुड़े हुए थे, सब परिवार के अंग थे, तो ये संभव हो सका मेरी दादी के ही सहयोग से। अच्छा। नहीं तो ये संभव नहीं हो सकता। अगर कोई स्त्री विरोध करे तो फिर आप नहीं कर सकते हैं। तो इसमें उनकी मौन स्वीकृति जो थी, या आगे बढ़ के पहल भी रही, और इस लिहाज से वो एक बहुत ही उदार चेता भली और नितांत भली महिला थी, हमको उनकी याद है। बिल्कुल, आप तो उनके गोद में खेले भी हाँ, होंगे। दादी की याद है। तो वो यहाँ तक था कि वो नमक जो है वो धो के डालती थी खाने में। नमक को धो के? धो के डालती थी, क्योंकि वो
अब कोरोना ने तो पुष्टि कर दी भाई इसकी कि आपको साफ सफाई मेंटेन करना बिल्कुल चाहिए। बिल्कुल तो वो नमक को धो के डालती थी तो नमक गल जाता था, गल जाता तो होगा। थोड़ा थोड़ा ही नमक रह जाता था। इस तरह उनकी खटिया में, चारपाई में अगर हम लोग सड़ जाते, बच्चे भी, तो चारपाई को धो देती थी। अच्छा, एक तौर से मतलब उस समय का ओसीडी जो आज के समय में अगर ऐसा लोग करते हैं तो कहते हैं ये ओसीडी का शिकार है। हाँ हाँ, और मतलब एक तरह से वो बहुत ज्यादा साफ सफाई पसंद थी। बहुत साफ सफाई पसंद थी और स्वच्छता के साथ रहती थी। जीवन भी उनका वैसा ही था। और लकड़ी धो के डालती थी चूल्हे में, तो लकड़ी गीली हो जाती थी तो धुआं बहुत आता था। क्या बात और करें। उस समय चूल्हे का जमाना था, तो ये सब चीजें उनसे जुड़ी लकड़ियां हुई आसानी से जलती भी नहीं अकस्मात होंगी। याद आ रही है। इंजेक्शन ले लेती थी, दवा नहीं खाना चाहती थी, अंग्रेजी दवा। क्यों? इंजेक्शन इंजेक्ट हो रहा है तो वो उनकी जीवा पे नहीं जा रहा है। एक बार उनकी तबीयत खराब हुई थी, मुझे याद है 12 नंबर रोड में हम लोग थे, तो उनकी तबीयत कुछ खराब हुई थी, तो उन्होंने, शायद उनका व्रत था, तो उन्होंने इंजेक्शन लिया लेकिन वो दवा नहीं खाई थी। अच्छा, मतलब इंजेक्शन ले लेंगे लेकिन भाई दवाई नहीं हाँ, खाएंगे। शायद वो भी कहीं साफ हाँ, सफाई जो पसंद कर रही वो थी। उनके संस्कार में जो था वो। कहते हैं कि दवाई में वो कहीं हड्डियों का मात्रा होता है, इस वजह से भी। क्या वो शाकाहारी थी? हाँ, वो शाकाहारी थी। एक और इससे जुड़ा हुआ एक प्रसंग याद आता है। जी। दिग्विजय बाबू थे मुजफ्फरपुर में, बाबू लंगट सिंह जी के पौत्र थे और एमपी थे, मोरारजी भाई देसाई जी के ज़माने में उनके उनके दल में थे। और बहुत ही भले व्यक्ति थे। मतलब राजनीति करने का अर्थ अपने अपनी जमीन और जायदाद को त्याग कर और उस पर राजनीति करते थे। उससे अर्जित कुछ नहीं किया उन्होंने। बहुत त्याग पुरुष थे, बड़े अच्छे व्यक्ति थे। बिल्कुल। तो वहाँ पे मुजफ्फरपुर में बाबा जब विभागाध्यक्ष थे हिंदी विभाग में, तो एक दिन मेरी दादी जो है वो उनसे दिग्विजय बाबू की पत्नी मिली थी। शायद दिग्विजय बाबू के यहाँ या मेरे घर पे वो आई थी। अच्छा। तो कुछ बात हुई तो उन्होंने कहा कि दिनकर जी आए थे तो मैंने मछली बनाई। तो मेरी दादी ने कहा कि मछली बनाई, तो ये तो खाते नहीं है मछली। अच्छा, मतलब दिनकर जी भी नहीं खाते थे? नहीं खाने लगे थे, बाद में डॉक्टरों ने कहा तो खाने लगे थे। बाद में खाने, पहले से शाकाहारी थे? शुरू में शाकाहारी थे। अच्छा। तो मछली बनाई थी मैंने, तो उन्होंने कहा कि तू मछली कैसे बनाई जब वो खाते ही नहीं है तो। अच्छा। तो उन्होंने कहा "हाँ, कैसे नहीं खाते हैं, हमारे यहाँ तो खाया है उन्होंने"। तो अच्छा। फिर उन्होंने बाबा से पूछा कि आप अपनी भाषा में आपने मछली खेल गया दिग्विजय बाबू का। तो वो बोले कि हाँ खाए थे मछली। तो बोली कि तो फिर बाहर खाने की क्या जरूरत है, तो घर ही में बनवा दिया करेंगे। हम तो आप ही के कारण नहीं बनवाते थे कि अच्छा, कोई खाता इतना सहयोग करती थी कि मछली वो ना खाते हुए भी मतलब अपने हाँ, पति के लिए बनाने को तैयार थी। घर में। जी। ये बड़ी ही दिलचस्प किस्सा बताया आपने, शायद ही किसी को पता होगा इसके बारे में। एक और बात जानना चाहेंगे कि जैसे उस समय का शिक्षा दीक्षा, जैसा कि आपने बताया ही कि बहुत मुश्किल रहा, बहुत मुश्किल होता था पढ़ाई में और बहुत कम उम्र में शादी भी हो जाती थी। तो वो कब तक पढ़ाई की और कितनी डिग्री ली उन्होंने? 1932-33 तक उनका ग्रेजुएशन हुआ था शायद। मैट्रिक में उनको एक पुरस्कार सम्मान मिला था, बिहार सरकार का बहुत ही प्रतिष्ठित सम्मान था, मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार, जो उनको हिंदी में सर्वाधिक अंक लाने के लिए पूरे बिहार में मिला था। उस समय ग्रेजुएशन करना बहुत बड़ी बात होती है। बेगूसराय में आज उनके नाम से ये मैट्रिक के दौरान की बात हम कर रहे हैं। ग्रेजुएशन उन्होंने फिर बाद में किया, पटना कॉलेज से किया और यहाँ आकर वो इतिहास विषय के छात्र थे। वो हिंदी के छात्र नहीं थे। इतिहास से उन्होंने बीए किया और इतिहास से बीए करने के बाद ऑनर्स भी किया
और स्नातकोत्तर तो नहीं किया। स्नातकोत्तर वो करना चाहते थे बाद के दिनों में। उसके बाद वो नौकरी में चले गए, प्रधानाध्यापक रहे स्कूल में, विद्यालय में, एक वहाँ बड़बिघा में, और सब रजिस्ट्रार रहे और कई जगह रहे, तो सरकारी नौकरियों में रहे। तो उसी दौरान क्या हुआ कि ये कह रहे, फिर स्नातकोत्तर करने का विचार उनका हुआ कि मैं स्नातकोत्तर करूं। तो उन्होंने अपना विचार अपने मित्र अनन्य मित्र थे श्रद्धेय जयप्रकाश जी, उनके सामने रखा। गंगा बाबू, जयप्रकाश जी, कलेक्टर सिंह केसरी, और ये सारे लोग मित्र हुआ करते थे। तो उन्होंने कहा कि ये आप क्या बात कर रहे हैं, आप ऐसी बात क्यों कर रहे हैं? आपको तो लोग एमए में पढ़ते हैं, तो आप एमए करने जाइएगा और छात्रों की तरह बैठ के पढ़िएगा, तो कम से कम उसका सम्मान कीजिए जो आपका सम्मान करते हैं। तो ऐसी भूल तो आपको नहीं करनी चाहिए कि एमए करिए आप। ये किताबों के को लिखने की प्रेरणा उन्हें कहाँ से मिली है? ऐसा कुछ बताते हैं कि कब उनका मन किया कि मैं किताबें लिखूं? उस समय में पत्रिकाओं का नाम थोड़ा विस्मित हो रहा है। माखनलाल चतुर्वेदी छात्र सहोदर पत्रिका छपती थी, तो उसके वो पाठक थे। सरस्वती के भी पाठक थे, कई अन्य पत्रिकाओं के पाठक थे। और पथिक या क्या माखनलाल चतुर्वेदी जी की भी एक पत्रिका थी, और वो पत्रिका राष्ट्रीय धारा की कविताएं और साहित्य को प्रकाशित करती थी। तो उससे उनके अंदर बहुत प्रेरणा जगी, और लिखने का तो कहीं न कहीं से भीतर में रहा ही होगा अंतर्मन में। लेकिन वो प्रस्फुटित तभी हुई जब वो लेखन उन्होंने पढ़ा, तो उस तरह से प्रकट हुआ। बल्कि शुरू में पथिक कविता का उन्होंने उल्लेख बार बार किया है। राम नरेश त्रिपाठी जी की रचना थी जी, उनकी बहुत सारी रचनाएं खंड काव्य, राम नरेश त्रिपाठी जी की। तो पथिक से प्रभावित हुए थे बहुत, और यही है उस समय का दौर जो था वो उसमें राष्ट्रीय धारा की कविताएं ज्यादा चल रही थी। आई थी छायावाद उत्तर काल, उत्तर छायावाद, यानी छायावाद के ठीक बाद इन लोगों का काल आया, जिन्होंने छायावाद के में क्या था, अलंकारिकता बहुत ज़्यादा थी, श्रृंगार बनाओ श्रृंगार, और श्रृंगारिक तत्व बहुत थे कविताओं में, प्रतीक बहुत थे। उसको खुले आकाश के नीचे कविता और साहित्य को लाकर स्थापित करना, ये जिन कवियों ने किया उनमें दिनकर बच्चन, डॉक्टर शिवमंगल सिंह सुमन, और भी कई नाम आ सकते हैं। जहाँ तक हमें पता चला है तो वो गांधीवादी को भी काफी समर्थन करते थे, लेकिन एक तरह से वो स्वतंत्र विचार के भी थे। जो लोग क्रांतिकारी थे वो उनको भी सपोर्ट करते थे। क्या कभी उन्होंने जिक्र किया इस बारे में, कुछ ऐसी बातें शेयर की जो? ये उनके साहित्य में हर जगह आया है, परिलक्षित हुआ है। गांधी से वो प्रभावित थे बहुत जी। और गांधी को करिश्माई व्यक्ति मानते थे कि गांधी जी का योगदान बहुत बड़ा है। असहयोग आंदोलन और सत्य और अहिंसा की जो देन है उनकी वो बहुत बड़ी है। पर उनकी बापू एक पूरा खंड काव्य उन्होंने लिखा, एक काव्य लिखा पूरा, एक पुस्तक प्रकाशित है जो उनके बापू को गोली लगने के बाद लिखी गई थी किताब। तो उसमें भी है शायद, संसार पूजता है तुमको तिलक रोली फूलों के हारों से, मैं तुम्हें पूजता आया हूँ बापू अब तक अंगारों से। क्या बात है। तो मैं तो आग की तरह ही आपको की पूजा करता हूँ, ओजस्विता जिसमें हो, जिसमें ऊर्जा हो, जिसमें वीरत्व हो, मैं तो उस तरह का व्यक्ति हूँ और उसी तरह से आपको पूजनीय मानता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। एक और बात, जैसे दिनकर जी, हमें पता था कि उन्होंने उस समय पर बहुत ही मतलब चुस्त तंदुरुस्त रहने के लिए अलग अलग क्रियाएं करते थे, जैसे योग हो गया, ये सब।
इसके बारे में थोड़ा सा बताइए, क्योंकि उनका निधन दिल के दौरे के कारण हुआ था, तो क्या कारण रहे?